हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो CSIR नेट JRF एग्ज़ाम हुआ था 6 जून को, उसका इवनिंग शिफ्ट का बी पोर्शन जो बी सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ ए सेल सरफेस रिसेप्टर वॉज स्विच्ड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ अनदर रिसेप्टर टू क्रिएट ए काइमेरिक रिसेप्टर. Assuming that there is no effect on the functionality of the domain in the chimeric receptor, what is the most likely outcome in the presence of the ligand for receptor B? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन कि जब लीगेंड कोई भी लीगेंड बाइंड करेगा उस काइमेरिक रिसेप्टर से, तो जो रिसेप्टर ए के थ्रू जो ट्रिगर होता था नॉर्मली रिस्पॉन्स, वही अब की बार भी ट्रिगर होगा। इसका रिस्पॉन्स, इसका बेसिकली रीज़न ये होगा क्योंकि जब काइमेरिक जो रिसेप्टर बनाया है तो उसका ऊपर वाला पोर्शन है वो चेंज हुआ है, वो बी के स्पेसिफिक हो गया है, लेकिन जो इंट्रासेलुलर डोमेन है वो चेंज नहीं हुई है। और हमें पता है और क्वेश्चन में भी बोला गया है बिकॉज फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हुई है, और जो इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग ऑफ द सेल होती है वो इंट्रासेलुलर डोमेन से डिसाइड होती है, ना कि लिगेंड बाइंडिंग से। लिगेंड बाइंडिंग का सिर्फ फंक्शन इतना होता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करे और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो डोमेन है उसको एक्टिवेट करे। जो मेन काम है वो इंट्रासेलुलर डोमेन का होता है, वो पर्टिकुलर अगर एक्टिवेट होगी तो वो इंट्रासेलुलर जो ट्रैफिकिंग है वो स्पेसिफिक ही एक्टिवेट करेगी। तो इसमें क्या है, अगर बी लिगेंड बाइंड हुआ भी है तो वो तो सेल की सरफेस की बाहर की बात है। इंट्रासेलुलर ऑफ द सेल, तो जो ए का रिसेप्टर था उसका जो इंट्रासेलुलर डोमेन है वो एक्टिवेट हुआ था, तो इसीलिए उसी का रिस्पॉन्स आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अलील्स ए एंड ए इन द पॉपुलेशन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स विल बी हाईएस्ट व्हेन। तो इसका तो ऑब्वियस ही आंसर था कि जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, दोनों इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे। इसका थर्ड ऑप्शन होगा, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्कुल हम नॉर्मली सोच भी सकते हैं कि हेटेरोजाइगोट्स में तो ए और ए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल और ए स्मॉल ए। जब हमें पूछा गया है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल कब होगी या फिर हाईएस्ट कब होगी, दोनों हाईएस्ट अमाउंट में कब एक्सप्रेस होंगे, तो ऑब्वियस है जब दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, इक्वली जब ए कैपिटल और ए स्मॉल ए की फॉर्म में जब एक्सप्रेस हो रहे होंगे पॉपुलेशन में, तभी उनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। तभी जब वो इक्वल होंगे तभी तो हाईएस्ट होगी। अगर हमसे होमोजाइगोट्स की पूछते तो डिफ़र कर सकती है कि कैपिटल ए बहुत ज़्यादा हो सकता है पॉपुलेशन में और स्मॉल ए बहुत कम हो सकता है, लाइक होमोजाइगोट्स और ए स्मॉल ए तो वो कम हो सकते हैं, तो उनकी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन हेटेरोजाइगोट्स में तो दोनों की इक्वल ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट विल लीड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, शोइंग आइदर ए राइट और ए लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पॉपुलेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस भी साइड में जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिलेक्शन प्रेशर होगा उसी साइड में तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मींस फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन उसी साइड में होगी। और यहाँ पे हमें डायरेक्शनल बोला गया है, ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव या फिर राइट या फिर लेफ्ट स्क्यूड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला गया है। जैसे हार्डी-वेनबर्ग में 3 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई हैं कि अगर सिलेक्शन प्रेशर वन पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक राइट साइड में राइट डायरेक्शन में जाएगा तो राइट स्क्यू हो जाएगी, लेफ़्ट में तो लेफ़्ट में। अगर कहीं पे भी मीन्स हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग है कोई सिलेक्शन प्रेशर नहीं है, देन मीन वाली पोजीशन को वो मीन्स सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे डायरेक्शनल बोला गया है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही राइट और लेफ़्ट स्क्यूड वाली डायरेक्शंस ही फेवरेबल होंगी इस कंडीशन में जब डायरेक्शनल प्रेशर होगा। अगर यहाँ पे ये मेंशन कर देता कि पॉजिटिवली स्क्यूड तो हमें बताना पड़ता कि राइट या लेफ़्ट में, मीन्स ऐसे लेफ़्ट में मूव कर रहा है, या फिर नेगेटिवली में बोला है तो राइट में मूव कर रहा है कि सिर्फ पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ द स्पीसीज आर बीइंग सपोर्टेड। तो इसका आंसर इसीलिए फोर्थ वन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ग्रिजल्ड जिएंट स्क्विरल रेटुफा मैक्रोरा नेचुरली अकर्स इन, मतलब ये पूछा गया है कि दिस टाइप ऑफ स्क्विरल कौन से वाले पर्टिकुलर एरिया में मिलती है।
तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा साउदर्न इंडिया एंड श्रीलंका। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड। इफ़ यू रिमेंबर देन ओनली यू कैन टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन प्लांट्स एलेनिन एंड रिलेटेड अमाइनो एसिड आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर्स। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि पायरुवेट से ही कुछ एक जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं एलेनिन, ल्यूसिन, वैलिन और आइसोल्यूसिन, ये वाले अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। वैसे अगर आपको एनाप्लेरोटिक रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अगर याद हो तो थोड़ा बहुत हम हिंट लगा सकते थे, जैसे कि अगर अमाइनो एसिड्स को एंट्री लेनी हो ग्लाइकोलाइसिस में, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एटीपी प्रोडक्शन की और कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट फूड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट में प्रोटीन्स टूटते हैं। प्रोटीन्स मीन्स अमाइनो एसिड, वो टूट के एटीपी फॉर्मेशन करते हैं और वो डायरेक्टली पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा हिंट लगा सकते थे कि डायरेक्टली अमाइनो एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो पायरुवेट से बाकी बेसिक अमाइनो एसिड बन सकते हैं। अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स की, बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो कैसे एंट्री लेते हैं, जैसे ग्लूकोज का तो डायरेक्ट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन सबसे पहले इंडिविजुअल ग्लूकोज यूनिट्स में टूटता है और वो ग्लूकोज यूनिट्स ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में ग्लाइकोलिसिस में एंट्री करती हैं। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो हमें पता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। तो ग्लिसरॉल तो सबसे पहले जाके जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है एंड हमें पता है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर आइसोमराइज होके फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड डायरेक्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है जिनमें एसिटाइल कोएंजाइम हो, जिसका बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम वाले ग्रुप्स वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एसिटाइल कोएंजाइम में डायरेक्टली कन्वर्ट होके मीन्स आगे जो एटीपी प्रोडक्शन वाले जो पाथवे सिट्रिक एसिड साइकिल उसमें डायरेक्टली एंट्री कर लेते हैं। तो इसका आंसर इसलिए थर्ड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following methods is best suited to estimate the population size of fish। तो अभी यहाँ पे हमें पता है, क्योंकि जिस भी पॉन्ड में जिस भी एरिया में हम फ़िश की अमाउंट या फिर मीन्स पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, नंबर काउंट कर रहे हैं, तो वो मूवेबल हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं है कि अगर फिक्स हो तो हम लोग किसी अदर मेथड सुटेबल मेथड से उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे मीन्स मूवेबल है, तो मान लो अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में खड़े होकर उनको काउंट कर रहे हैं तो पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे अदर मेथड से। लाइक अगर दूसरा लाइन ट्रांजैक्ट मेथड है, पॉइंट काउंट है, इससे हम एक पॉइंट पे खड़े होकर पूरे एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो मार्क रिकैप्चर मेथड होता है वो बेस्ट होता है कि एक बड़े से एरिया में अगर आपको पूरे एरिया को अगर आप कवर नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक जगह पे खड़े होके जितने नंबर ऑफ़ एनिमल्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको कैप्चर करके उनको मार्क कर सकते हो एंड देन लीव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही जब हम लोग करते जाएंगे तो हमारे पास कुछ एक एनिमल्स रिपीट में आते जाएंगे जिनके ऑलरेडी मार्क लगा हुआ है। तो इससे हम लोग मार्क रिकैप्चर मेथड की टेक्निक अपना के फॉर्मूला लगा के और टोटल नंबर ऑफ़ स्पीसीज या टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स निकाल सकते हैं। जैसे मार्क रिकैप्चर मेथड का जो फॉर्मूला है वो होता है n = टोटल रिकैप्चर इन फर्स्ट टाइम। मतलब हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए और हमने कितनी टोटल रिकैप्चर की और उसमें सबको हमने मार्क कर दिया, इनटू टोटल रिकैप्चर इन सेकंड टाइम। लाइक सेकंड टाइम में हम लोग गए और टोटल कैप्चर हमने कितनी की, मार्क नहीं है, टोटल कितनी हमने उस टाइम पे कैप्चर की, बाई में टोटल मार्क्ड इन फर्स्ट टाइम। लाइक जब हम लोगों ने सेकंड टाइम पे हम लोग कैप्चर कर रहे थे, मान लो सेकंड टाइम में हमने 50 मिली लेकिन उसमें से 32 मार्क्ड थी, तो टोटल मार्क्ड कितनी मिली हमें सेकंड टाइम में जब हम लोग गए थे, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा n = उसके जो आएगा वो हमारे टोटल एवरेज नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ या नंबर ऑफ़ एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है।
जैसे कि n ऐसे निकाल सकते हैं। पहली बार में हम लोग गए 80 हमने कैप्चर किए और उनको मार्क कर दिया 80 इंटू सेकेंड टाइम में हम गए और हम लोगों को सिर्फ 50 ही मिली, 50 को ही कैप्चर कर पाई। 80 इंटू 50 बाय अभी हम जो सेकंड टाइम में आउट ऑफ 50 हमें पहली बार में जो मार्क की थी वो मार्क्ड वाली कितनी मिली, लाइक मान लो 32 ही हमें मार्क्ड वाली मिली, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एनिमल 80 इंटू 50 बाय 32। तो इससे हमारी टोटल एस्टिमेट लग जाएगा पॉपुलेशन साइज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रिसोरियम इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। किस डिजीज़ में एप्रिसोरियम बनता है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, किसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें एप्रिसोरियम बनता है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, पाउडरी मिल्ड्यू इन पी, क्योंकि ये डिजीज़ फंगस के थ्रू होती है और फंगस में ही ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनती है, उसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट कर रही होती है, जब उसको किसी सेल के अंदर जाना होता है, इन्वेड करना होता है, तभी स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोटीन इम्पोर्ट इन द न्यूक्लियस विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द कार्गो फ्रॉम इम्पोर्टिंग रिसेप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, रैन प्रोटीन। रैन प्रोटीन बेसिकली एक स्मॉल मोनोमेरिक जीटीपेज है जो जीटीपी से बाइंड करता है और इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डायरेक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाने में रोल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब अगर ये बाउंड हो जाता है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स करवाता है। ये दो फॉर्म में मिलता है, रैन जीटीपी एंड रैन जीडीपी। जो जीटीपी फॉर्म है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलती है और जीडीपी वाली साइटोप्लाज्म में मिलती है। तो जो भी मॉलिक्यूल इंपोर्ट करना हो न्यूक्लियस में तो उसके साथ रैन जीडीपी बाइंड करता है, और अगर न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट करनी हो तो उस मॉलिक्यूल के साथ रैन जीटीपी बाइंड करता है और इसीलिए डायरेक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो बाकी अदर प्रोटीन है जैसे कि रास प्रोटीन, ये भी एक जीटीपेज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर हैं उनके साथ इंट्रासेलुलरली अटैच्ड जीटीपेज है जो कि इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता है। और अगर रो ए की बात करें, ये जीटीपेज नहीं है, ये दिस इज़ द प्रोटीन दैट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवीआर प्रोटीन्स प्रीडोमिनेंटली हैव सैक ए सिक्रीशन सिग्नल। सेकेंड इज एवीआर प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड थ्रू द टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। थर्ड इज hypersensitive response and pathogenicity HPR cluster proteins are involved in the secretion of AVR proteins. Some of the components of the T3SS pathway are conserved between animal and plant pathogenic bacteria. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हैं चारों ये बैक्टीरिया में प्रोटीन के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मैकेनिज्म के बारे में हैं। तो 2 पाथवे होते हैं, एक इम्पोर्ट का और एक एक्सपोर्ट का। तो जो सैक ए पाथवे होता है, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन एक्सपोर्ट इन बैक्टीरिया, और T3SS इम्पोर्टिंग का पाथवे होता है। तो और जो AVR प्रोटीन्स हैं दीज आर सिक्रेटेड, ये जो T3SS है उसके पार्ट होते हैं। दीज आर सिक्रेटेड थ्रू दैट सिस्टम, टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम। तो इसीलिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी कि AVR सैक ए सिक्रेशन सिग्नल में प्रीडोमिनेंटली उसमें टेक पार्ट करते हैं, मतलब उसके थ्रू सिक्रेट होते हैं। तो उसके थ्रू नहीं होते हैं, ये T3SS वाले पाथवे के थ्रू सिक्रेट होते हैं। और AVR का मतलब है ए वायरुलेंस। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ये ए वायरुलेंस प्रोटीन्स ये T3SS पाथवे के थ्रू सिक्रीट कर देता है और होस्ट सेल में इंजेक्ट करता है। ये इसका पूरा मतलब रोल होता है, ये इसका एम होता है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि सैक सिक्रीशन सिग्नल का मीन्स पार्ट नहीं है, T3SS का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज ग्रेटर इन वाटर देन इथेनॉल। व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट गवर्न्स दिस डिफरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
यहाँ पे यूजुअली क्या होगा, जैसे NaCl को डिजोल्व किया गया है तो NaCl पहले तो एक क्रिस्टलाइन लैटिस में था, लेकिन जैसे ही इसको डिजोल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वो कैपेसिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट की टू न्यूट्रलाइज द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मतलब जिस भी मॉलिक्यूल को उनके अंदर डिजोल्व किया जाता है तो उस मॉलिक्यूल के आपस में जो बॉन्ड्स हैं उनको वीक किया जाता है, और वाटर जो भी सॉल्वेंट है सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है कि हाउ द स्ट्रॉन्गली बॉन्ड इट कैन मेक विद इटसेल्फ, और जो उनके बीच में आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड था उसको कितना लेवल तक, कितना एक्सटेंट तक वो वीक कर सकता है। तो वाटर की ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर जब ब्रेक हो जाता है तो ये खुद भी कैटायन और एनायन में ब्रेक होता है, और जो भी सोल्ट हमने डाला है वो भी कैटायन और एनायन में उसको ब्रेक करवाता है। और जो इन दोनों के अपोजिटली चार्ज्ड होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, लाइक NaCl और वाटर के बीच में जितनी इंट्रैक्शन थी आपस में, तो वो अपोजिट वाले चार्ज्ड आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली उसमें सोल्यूबल हो जाता है। जब ऐसा होता है तो अपोजिट चार्ज के जो आयंस होते हैं वो, जैसे सोडियम Na+ के अराउंड में OH नेगेटिव, वाटर जब ब्रेक होता है OH नेगेटिव बनाता है, तो एक ऐसे स्फीयर बना लेता है सो दैट इट कैन गेट डिजॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट वेरी एफिशिएंटली। तो इस स्फीयर को, और ऐसे ही क्लोरीन वाले में होगा, क्लोरीन के चारों ओर जो H+ है वो स्फीयर बना लेता है, तो इस स्फीयर को सॉल्वेशन स्फीयर भी बोलते हैं। तो ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, और वाटर की ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एक बेटर सॉल्वेंट भी है, और ये इस प्रॉपर्टी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्फीसोम के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा गया कि कौन सी करेक्ट होगी। तो एम्फीसोम फर्स्ट है, इट इज़ एन इंटरमीडिएट हाइब्रिड ऑर्गेनेली प्रोड्यूस्ड थ्रू द फ्यूजन ऑफ एंडोसोम एंड ऑटोफैगोसोम विद इन सेल। तो इसका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन सिक्वेस्ट्रिंग वेसिकल दैट इज़ हॉलमार्क ऑफ द इंट्रासेलुलर कैटाबोलिक प्रोसेस कॉल्ड मैक्रो ऑटोफेजी। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की फ्यूज्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ ए कंपार्टमेंट फॉर्म्ड व्हेन ऑटोफैगोसोम फ्यूजेज विद लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के साथ तो बाद में ही फ्यूज़ होती हैं, उसको ऑटोलाइसोसोम बोलते हैं। ऑटोफैगोसोम तो बेसिकली सबसे पहले एंडोसोम के साथ बाइंड करती है। नेक्स्ट है, इट इज़ ए वैक्यूल दैट अराइजेज व्हेन मेम्ब्रेन्स ऑफ ER सीक्वेस्टर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये तो नॉर्मल वेसिकल्स होती हैं, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो एम्फीसोम है, इट इज़ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज़ एक तो एंडोसोम होता है और एक ऑटोफैगोसोम होता है। ये दोनों मिलके फिर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको एम्फीसोम बोल रहे हैं। ये एम्फीसोम जाके लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होती है और ऑटोलाइसोसोम स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एसिड हाइड्रोलेज होते हैं तो वो इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डिग्रेड करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आप वहाँ से मीन्स कनेक्ट कर सकते हो। जैसे बी सेल्स में होता है, बी सेल जो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल होती है, उसमें जो MHC2 मेडिएटेड एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है वो इसी पाथवे से होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि बी सेल हैव रिसेप्टर फॉर द पैथोजन, एंड उसकी वजह से वो उस पैथोजन को इंटरनलाइज कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ऑटोफैगोसोम। मतलब उसी की जो मेम्ब्रेन है रिसेप्टर है और उसके ऊपर जो एंटीजन बाइंड किया तो वो होल स्ट्रक्चर एक ऑटोफैगोसोम बना लेती है। ये जाके अंदर जो वेसिकल बनी है फिर ये एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाती है और यहाँ पे एम्फीसोम बनता है। ये जाके देन लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगी और यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन होती है। जो भी जिस भी फॉर्म में एंटीजन आया उसको फाइनल प्रोसेस्ड फॉर्म बनाया जाता है सो दैट कि वो MHC2 के साथ इंटीग्रेट करके सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस हो पाए। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन बाय MHC2 मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस, फाइनली प्रेजेंटेशन होता है टू द T सेल्स।
और ये पूरा जो पाथवे है MHC2 मेडिएटेड, इसको एक्सोजीनस प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन भी बोलते हैं, जो MHC2 के थ्रू होता है। और इसके कॉन्ट्रास्टिंग में जो MHC1 के थ्रू होता है उस प्रोसेस को एंडोजीनस प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसको एक्सो और उसको एंडोजीनस। तो वहाँ से आप इसको पूरा लिंक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली वहीं से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इनिशियल्स गिव राइज टू रूट वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द पेरिसाइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन, स्टीली इनिशियल्स। ये बेसिकली टाइप ऑफ स्टेम सेल्स होती हैं जो कि स्टीलर वाले रीजन को गिव राइज करती हैं। और स्टीलर वाला रीजन क्या होता है, बेसिकली एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टील। दिस इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ स्टेम और द रूट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू। मतलब स्टील एक नाम दिया गया है पेरिसाइकिल से जो इनसाइड ऑफ द रीजन में जितने भी टिश्यू होंगे उनको सबको स्टील बोलेंगे। इसमें जैसे पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ आते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो स्टेम सेल्स होंगी तो वो स्टीलर वाले रीजन को गिव राइज करेंगी। बाकी जो हैं जैसे कोलुमेला इनिशियल्स, तो दीज आर द टाइप ऑफ स्टेम सेल्स विच गिव राइज टू सेंट्रल कोर पोर्शन ऑफ द रूट कैप। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है एपिडर्मल लिटरल रूट कैप इनिशियल्स, यहाँ पे जो भी सेल्स होंगी वो एपिडर्मिस और लिटरल रूट कैप को ओरिजिनेट करने में हेल्प करती हैं। कोर्टिकल एंडोडर्मल वाली भी वही कोर्टिकल वाले रीजन को, कोर्टेक्स को, और एंडोडर्मल वाले जो सेल्स हैं उनको गिव राइज करती है। इसीलिए इसका आंसर होगा 4th वन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द इमेज गिवन बिलो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स इट करेक्टली। जो हमें दिया गया है इसके बेस पे जैसे जैसे बैंड दिख रहे हैं सारे क्रोमोसोम्स की बेंडिंग की है, मीन्स स्टेनिंग की है, तो उसके बेस पे बताना है कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेनिंग की है ये, कौन सी स्टेनिंग में ऐसे बैंड्स बनते हैं और कौन सी ये कंडीशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जी बैंडिंग में ही अल्टरनेटिव बैंड बनते हैं। जी बैंडेड ह्यूमन कैरियोटाइप डिपिक्टिंग एन्यूप्लॉइडी। तो जो जी बैंडिंग होती है उसमें क्या होता है, डीएनए को ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट करवाया जाता है, तो इसलिए उसके जो साइड वाले जितने प्रोटीन्स है वो इंटरेक्शन ब्रेक हो जाती हैं। उसके बाद जिम्सा के साथ हम स्टेन करते हैं तो हमें 2 तरीके के बैंड मिलते हैं। जो 80 रिच रीजन होगा वो डार्क दिखेगा और जीसी वाला लाइट दिखेगा। तो इसमें मेन चीज़ ये थी नोट करने वाली कि अल्टरनेटिव बैंड जहाँ पे भी होंगे वो जी बैंडिंग हो सकती है या फिर आर बैंडिंग हो सकती है या फिर क्यू बैंडिंग हो सकती है। क्योंकि जो सी बैंडिंग होती है, जो सी ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या है कि सी बैंडेड कैरियोटाइप डिपिक्टिंग लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, लीनफेल्टर तो है, हम कह सकते हैं कि लीनफेल्टर दिखाया हुआ है XXY, लेकिन जो ये अल्टरनेट बैंडिंग होती है ये सी बैंडिंग में नहीं होती, ये जी में होती है। सी बैंडिंग में क्या होता है कि हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से डीनेचर करवाते हैं सबसे पहले, उसके बाद वही सेम स्टेन डालते हैं, जिम्सा स्टेन डालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन होता है वो डार्कली स्टेन हो जाता है और जो यूक्रोमेटिन वाला होता है वो लाइटली स्टेन्ड होता है। तो क्योंकि हमें पता है कि डीएनए का तो जो मोस्ट पार्ट है वो हेट्रोक्रोमेटिन ही है, यूक्रोमेटिन तो बहुत कम परसेंटेज होती है डीएनए की, तो इसीलिए जो क्रोमोसोम है वो मोस्टली डार्क स्टेन्ड होगा, मतलब अल्टरनेटिव बैंड नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं आएगा। जी बैंडिंग शो की हुई है इसमें, तो इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड होगा। और एन्यूप्लॉइडी भी इसमें दिखाई गई है, तो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं बोला है कि लीनफेल्टर ही है, यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी बताई गई है। एन्यूप्लॉइडी में बेसिकली क्या होता है कि दिस इज़ द अनबैलेंस्ड क्रोमोसोम नंबर सिचुएशन। ये 2 तरीके से हो सकती है, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में तो क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होते हैं। जैसे 2 तरीके की हो सकती है आगे जाके, मोनोसोमी और न्यूलिसोमी। मोनोसोमी में 2n-1 कंडीशन होती है और न्यूलिसोमी में 2n-2 होती है। ऐसे ही हाइपरप्लॉइडी भी 2 तरीके की हो सकती है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं यूजुअल से। तो जैसे ट्राइसोमी में 2n+1 होता है और टेट्रासोमी में 2n+2 होता है। और अगर हम बैंडिंग वाले जो टेक्निक्स है अगर हम उनको रिकॉल करें तो बैंडिंग टेक्निक्स 4 तरीके की होती हैं। जी बैंडिंग में हम प्रोटियोलिसिस करते हैं विद ट्रिप्सिन देन जिम्सा स्टेन, और इसमें जो बैंड बनते हैं 80 डार्क बनते हैं, 80 रिच रीजन और जीसी वाला लाइट बनता है।
नेक्स्ट होती है रिवर्स बेंडिंग। ये जिम्सा की जी वाली बेंडिंग के अपोजिट होती है। इसमें हीट से डिनेचर करते हैं सारे प्रोटीन्स और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस को और फिर जिम्सा से स्टेन करते हैं। इसमें जो बैंड अपीयरेंस होगी वो अपोजिट टू जिम्सा होगी। लाइक इसमें 80 वाला लाइट बैंड बनाएंगे और जीसी वाले डार्क बनाएंगे। देन क्विनैक्रिन होती है। क्विनैक्रिन मस्टर्ड डाई से स्टेन करते हैं और फिर इसमें जो बैंड बनते हैं वो वैसे ही बनते हैं जैसे जिम्सा में बनते हैं। 80 वाले डार्क और जीसी वाले लाइट बैंड बनाते हैं। देन होती है सी बैंडिंग। इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड से डिनेचर करते हैं, देन जिम्सा से स्टेन करते हैं। तो इसका जो बैंडिंग पैटर्न होता है वो सबसे अलग होता है बाकी तीनों में से। इसमें जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो डार्क बैंड बनाता है और यूक्रोमैटिन लाइट बैंड बनाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन mature erythrocytes, the end product of glycolysis that contains the carbons of glucose is। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वन, लैक्टेट। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिनके पास जो ऑक्सीजन डिवॉइड होती है, मीन्स ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो यही है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होके भी वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकती, जैसे आरबीसी और कॉर्नियल सेल्स। ऑल्दो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, बट इनमें जो वो मैकेनिज़्म नहीं है जो इनको ऑक्सीजन यूज़ करवा सके। जैसे आरबीसी की बात करें तो कोई ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल चल सके। तो इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस के बाद वो लैक्टेट बनता है और यहीं पे स्टॉप हो जाता है। ऐसे ही जब हम लोग इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी स्केलेटल मसल्स में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उस स्पेसिफिक टाइम के ड्यूरिंग हमारी मसल सेल्स में ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट लैक्टेट हो जाता है। फिर ये जब लैक्टेट बनता है तो ये उस इमीडिएट सेल के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो इसलिए ये लिवर में मूव करता है और लिवर में ये लैक्टेट बाद में वहीं पे कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है और ये वहाँ पे लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लिवर इस ग्लूकोज फॉर्म को हमारी स्केलेटल मसल्स या फिर अदर सेल्स में भेज देता है। तो इस पूरे साइकिल को कोरी साइकिल बोलते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की यही है कि जो सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उसमें लास्ट प्रोडक्ट लैक्टेट ही बनता है।